वन। आज लेसन 4 स्टार्ट हो गया है। पाठ का नाम है स्वतंत्र अभिव्यक्ति और 27 तारीख है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति यानी कि मौखिक व लिखित। स्वतंत्र का मतलब होता है मौखिक व लिखित। हम बता रहे हैं अभिव्यक्ति का अर्थ बता रहे हैं, इसे ध्यान से सुनना। अभिव्यक्ति का अर्थ बता रहे हैं। व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को अभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, वह अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति को मानव शुद्ध, स्पष्ट तथा अलंकृत भाषा में रचना का स्वरूप प्रदान करता है। विचारों का आदान प्रदान बोलकर, लिखकर या प्रकाशित कर किया जाता है। मानव मस्तिष्क में विचारों का संग्रहण होता रहता है, जिन्हें वह बोलकर अथवा लिखकर नियोजित, परिष्कृत तथा नियंत्रित शब्दों में प्रकट करता है। इसे अभिव्यक्ति कहते हैं। बोलकर प्रकट किए गए मौखिक विचार मौखिक अभिव्यक्ति होते हैं तथा लिखकर प्रकट किए गए विचार लिखित अभिव्यक्ति होते हैं। अभिव्यक्ति को प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने इस प्रकार परिभाषित किया है। मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है, उसे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। रायबर ने मौखिक अभिव्यक्ति को इन शब्दों में परिवर्तित किया है। भाषा शिक्षा का आरंभिक कार्य विसंकलित विचारों को संकलित करने का तथा मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ाने का होता है, क्योंकि व्यक्तित्व के विकास के लिए सरल, स्पष्ट तथा प्रभावशाली मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। ये था हमारा अभिव्यक्ति का अर्थ। मौखिक अभिव्यक्ति तथा लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं का वर्णन। लिखित तथा मौखिक अभिव्यक्ति की विधाएं ये हम बता रहे हैं और ये आपको जरा देखना है बड़े ध्यान से। तो लिखित तथा मौखिक अभिव्यक्ति की विधाएं। ये है मौखिक अभिव्यक्ति के साधन। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन और यह है लिखित अभिव्यक्ति के साधन। मौखिक में क्या है? विचार विमर्श। वार्तालाप। वाद विवाद। चर्चा परिचर्चा। कविता पाठ। भाषण। व्याख्यान। कहानी। कथन। आदि। सार लेखन। पत्र लेखन। निबंध। आत्मकथा। कहानी लेखन। कहानी लेखन, कविता लेखन,
कविता लेखन, संस्मरण, लेखन विवरण, आख्या लेखन, इत्यादि इत्यादि। बालक जन्म लेने के बाद सर्वप्रथम बोलना सीखता है। इसी प्रकार यह क्रम जीवनोत्तर चलता रहता है। वह बोलकर अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति का ही अधिक उपयोग करता है। विवशतावश आवश्यकता होने पर ही लिखित अभिव्यक्ति करता है। अतः मौखिक अभिव्यक्ति का भाषा शिक्षण में विशेष स्थान है। मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व संक्षेप में। मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व, मौखिक अभिव्यक्ति को उच्चारित मौखिक भाषा में ही किया जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है, अपने विचार दूसरों के समक्ष प्रकट करना तथा दूसरों के विचार सुनकर अपने मनोभावों को समझना और उनमें वांछित भावों को ग्रहण करना। मौखिक अभिव्यक्ति से ही भाषा की शिक्षा आरंभ होती है। मौखिक अभिव्यक्ति को तुरंत और सरलता से समझा जा सकता है और व्यक्ति के दैनिक जीवन में विचारों का आदान प्रदान मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा ही संपन्न होता है। मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से ही बच्चों के मनोभावों को समझा जा सकता है। बच्चे द्वारा जन्म के समय भूख प्यास की इच्छा रोककर मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति विद्यार्थियों के मस्तिष्क में शब्द भंडार की वृद्धि की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी बोलचाल में झिझकते हैं और यह झिझक दूर करने के लिए इन बच्चों को विद्यालय में साहित्यिक गोष्ठियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए उच्चारण की शुद्धता बहुत आवश्यक है। बच्चों को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के लिए व्याकरण का ज्ञान होने के साथ साथ भाषा की शुद्धता के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए भाषा शुद्ध तो होनी ही चाहिए, वह सशक्तता प्रभावपूर्ण भी होनी चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत विद्यार्थियों के स्वर के उतार चढ़ाव, ध्वनि, अभिव्यक्ति की गति, प्रवाह के साथ साथ बोलते समय उचित भाव भंगिमा भी होनी चाहिए। मुख मुद्रा संयत होनी चाहिए। अभिव्यक्ति में वाक्यों की क्रमबद्धता भी होनी चाहिए। वाणी ओजस्वी होनी चाहिए। भाषा का प्रयोग परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए। शांत परिस्थिति में भाव शांत तथा करुण परिस्थिति में भाषा करुणापूर्ण और श्रृंगार से परिपूर्ण परिस्थिति में भाषा साज श्रृंगारयुक्त होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की भाषा अवसर के अनुकूल होनी चाहिए। यदि किसी विद्वान से वार्ता करनी हो तो भाषा विद्वतापूर्ण होगी और गंभीरता, सरलता, ह्रास, परिहास, ओजस्विता, अवसरानुकूल एवं जिनसे वार्ता करनी हो उनके अनुकूल ही होनी चाहिए। अभिव्यक्ति में शिष्ट भाषा का उपयोग ही किया जाना चाहिए। संबोधन सदैव आपका ही होना चाहिए। अंत में धन्यवाद अथवा अन्य शिष्टाचार युक्त शब्द का उपयोग अवश्य करना चाहिए। लास्ट है इसमें भाषा मधुर तथा शीतल होनी चाहिए। कटुता अथवा कर्कशता से सदैव बचना चाहिए। ये था हमारा मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं। आज के लिए इतना ही। कल फिर लिखित अभिव्यक्ति के संदर्भ में बताएंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और भैया अध्ययन करते रहिए। परीक्षा सिर पर है। धन्यवाद।